अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, बहुत खुशगवार सुबह और बड़े अच्छे मौसम के साथ। क्योंकि कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में बारिश नहीं हो रही है। अब्र रहमत कब बरसेगा, और अगर बरस भी गया तो सवाल ये है जनाब कि क्या सर गवर्नमेंट की जानिब से इतने अच्छे इकदाम हैं कि इस बारिश को वो बर्दाश्त कर सके, या फिर हमेशा की तरह ये अब्र रहमत अब्र ज़हमत हो जाएगा कराची वालों के लिए। इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आलूदगी में इजाफा हो रहा है, सब्ज़े की कमी है, दर्जा हरारत में इजाफा और हीट वेव का ख़तरा है। क्योंकि कराची में है बुलंद व बाला इमारतें। शहर क़ायद को बिल्डर माफिया ने बना दिया है कंक्रीट का जंगल। कराची का नक्शा बिगाड़ दिया है। बिल्डर माफिया ने तारीखी विरसे को भी नहीं छोड़ा। इस पर भी आगे चलकर बात होगी। चलें जी, ये तो हुई कराची की बात, लेकिन पाकिस्तान के दीगर इलाके इतने खूबसूरत हैं जिनके बल्कि मुल्क में ही नहीं बल्कि गैर मुल्की हमें जो लोग हैं वो भी मुतरफ नज़र आते हैं। आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएंगे आज अपने प्रोग्राम में। लेकिन डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 210 तक जा पहुंचा है और पाकिस्तानी रुपया कछुए की रफ्तार से चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा है, रिवर्स गियर लग गया उसको। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। शो में आज डॉलर की उड़ान पर बात करेंगे। ठीक है जी, एक जानिब महंगाई तो दूसरी जानिब लंपी स्किन बीमारी है। इस बार मंडी में जानवरों की क्या कीमतें होंगी और अब तक कितने जानवर जो है मंडी में लाए जा चुके हैं, और सवाल ये भी होगा कि अब तक कितने जानवर बिक चुके हैं। लोगों का कितना रुझान है मंडियों में, आ भी रहे हैं या मंडियां ठंडी चल रही हैं, आज हम प्रोग्राम में बताएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साडी गड्डी नहीं चलेगी। महंगाई हो रही है और ऐसे में ऑयल टैंकर्स मालिकान और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। इस पे भी होगी शो में बात। जी, कराची वालों अब अच्छी सवारी में सफ़र करना है। क्योंकि चमचमाती 120 एसी बसें आज से हमें सड़कों पर नजर आएंगी। सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत की पीपल्स बस सर्विस शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। पहली बस मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। किराया बहुत कम होगा, 25 रुपये से 60 रुपये तक का किराया रखा गया है। और आई थिंक ये 25 और 60 ऐसा फिगर है, 25 से 60 तक का, कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फैसल, जब आप वो 25 रुपये उस टूटी फूटी बस में देंगे और जब आप 25 रुपये इसमें देंगे ना, तो आप कहेंगे पैसा वसूल हो गया। मेरे साथ दुआ करें। हाँ, क्या दुआ करें अल्लाह, ये जो बसों का वादा किया गया है, एक तो पहले ये आ जाएं, और दूसरा जब ये आ जाएं तो फिर ये सस्टेन भी कर जाएं और ये सालों चलें। क्योंकि इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ऐसे वादे हुए हैं, दावे हुए हैं, नहीं प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं ऐसे। 2000 की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे बसें आई थी, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और एक बात तो मुसम्मम है, और वो ये है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखी के खिलाफ भारतीय शहर बरेली में मुसलमानों ने तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये तमाम तर वो टॉप स्टोरीज हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे, जिन पर डिस्कशन होगी। लेकिन सबसे पहले वो इशू जो कि हम देख रहे हैं कि भाई हमारी जो सियासत है, पल पल बदलती सूरत हाल ऐसे बदल रही है कि यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी बात हो रही है साबिक वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार की और उनके भाइयों की। उनके खिलाफ जालसाजी से सरकारी ज़मीन अपने नाम करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की कॉपियाँ सामने आ चुकी हैं। उस्मान बुज़दार ने गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती ज़मानत करा ली। तो लाहौर से अरशद अली की इस पर पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। उस्मान बुज़दार की करप्शन की एक और दास्तान। एंटी करप्शन पंजाब ने रीजनल डायरेक्टर डीजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान को गिरफ्तार करके फौरी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। सरकारी अराजी वागजार करवाने के साथ साथ 1986 से काश्त की रकम का तखमीना लगाने की हिदायत भी की गई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक अराजी की डीसी रेट पर मालियत 9 करोड़, जबकि ओपन मार्केट में 20 करोड़ से जायद है। एफआईआर के मुताबिक उस्मान बुज़दार और उनके 2 भाइयों ने तकरीबन 900 कनाल सरकारी जमीन जालसाजी से अपने नाम कराई। तमाम मुलजमान ने सरकारी अफसरान के साथ मिलकर जमीन को अपने नाम कराया। उस्मान बुज़दार ने गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती जमानत करा ली। मुकदमात को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है।
मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर जो अभी जो पर्चे कायम किए गए उस सिलसिले में आज मैं यहाँ प्रोटेक्टिव बेल करवाई है और इंशाअल्लाह उन तमाम जो नाजायज़ गलत और केसेस हैं इनको इंशाअल्लाह हम परसू करेंगे। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ शहरी बशीर अहमद ने एडिशनल कमिश्नर और डीसी को दरख्वास्त जमा कराई थी। साथ ही रिपोर्टर अरशद अली के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के असासों में 4 साल के दौरान 100% इजाफा हुआ है। 1,55,00,000 रुपए और एक गाड़ी तोहफे में भी इन्हें मिली है। बिल्कुल। 2017 में उस्मान बुज़दार के पास सिर्फ 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस था। 2020 में बैंक बैलेंस 1,60,00,000 तक चला गया है। सिर्फ एक साल में बैंक बैलेंस में 80 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। करोड़ों का कैश और गाड़ी जो है उनको उनके वालिद से गिफ्ट मिली है। 2020 में असासों की कीमत 6,40,00,000 तक पहुंच गई है। और वज़ीर ख़जाना IMF के साथ जल्द डील होने के लिए पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों के लिए टैक्स जो है उन्हें टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने सेनेट कायमा कमेटी में बताया कि खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू कर दी जाए तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। शकील अहमद की रिपोर्ट। विफाकी वजीर खजाना का कहना है IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं और सालाना 12 लाख रुपए तक इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने IMF से मामलात जल्द तय पाने का भी बता दिया। उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाए। साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। विफाकी वजीर खजाना ने इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में कंपनियों की काबिल टैक्स आमदन सालाना 30 करोड़ से जायद रखने की तजवीज से इख्तिलाफ भी किया। बोले तजवीज तो ठीक है मगर क्या करें, पैसों की अशद जरूरत है। जिस पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा बाद में वजन तो है लेकिन मिफ्ताह साहब कोई और जेब काट लें। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि खाली प्लाट पर तामीरात शुरू कर दी जाएं तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। खाली प्लाट एक मखसूस मुद्दत तक रखने की इजाजत देने की तजवीज से इत्तेफाक किया। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने भी तायीद कर दी। गवर्नमेंट का जो सजेशन है वो सही है कि वो ओपन प्लॉट को चाहते हैं कि वो डेवलप हो, प्रोडक्टिव बने, लोग फाइलें बेचें हैं सुबह से लेकर शाम तक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ये इंकिशाफ भी किया कि मुल्क में सालाना तकरीबन 80 टन सोना स्मगल जबकि सिर्फ 15 किलो सोना कानूनी तरीके से आता है। यही वजह है कि अब हुकूमत सोने की दरामद पर ड्यूटी कम कर रही है। दूसरी जानिब IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली से पहले शराइत बनवाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। तनख्वाहदार तबके पर 125 अरब के इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। शकील अहमद की रिपोर्ट। अखराजात घटाओ, आमदन बढ़ाओ। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए एक नुकाती एजेंडा दे दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके को मुराद पर भी तहफुजात का इजहार कर दिया। FBR हुकाम के मुताबिक IMF चाहता है कि 18 लाख मुलाजमीन से इनकम टैक्स वसूली का हजम 220 अरब से बढ़ाकर 345 अरब किया जाए। वजीर ममलकत खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने ऐसे सभी मुआहदों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। पर्सनल इनकम टैक्स के चेंज थे वो पिछली गवर्नमेंट से अग्रीड थे। अगर वो पेट्रोलियम लेवी की वो भी पिछली गवर्नमेंट से अग्रीड था। कोई चीज़ नहीं है जिसको हमें जो अब मांग रहा है जो पिछली गवर्नमेंट से अग्रीड नहीं थी। सेनेट की खजाना कमेटी के हुकूमती अरकान IMF के नाजायज मुतालबात मानने के हक में नहीं। IMF की उनके साथ नेगोशिएशंस काफ़ी क्या कहते हैं, अगर हम अपना केस सही तरीके से पुट अप करें और उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं अगर उनको मीट करें तो ठीक है। अगर जो डिमांड्स ऐसी हैं जो एक्सेसिव हैं और जो हम समझते हैं अनरीजनेबल है, मैं समझता हूँ उनको मीट नहीं करना चाहिए। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF कर्ज प्रोग्राम बहाली के बहुत करीब है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज की दस्तावेज मिलने के बाद स्टाफ की सतह पर मुआहदा तय पा जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। इस सब के बीच मुल्क की सियासी सूरत हाल कहाँ गामजन है और हुकूमत जो है वो क्या सोच रही है। अपोजिशन ने काफ़ी एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है और आगे मुस्तकबिल में प्लान्स क्या हैं हुकूमत के। इस सब पे आज हमने शो में मदऊ किया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइए, इमरान खान कर रहे हैं एहतजाज की तैयारी, आगे आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन भी, तो हुकूमत की तरफ से क्या हिकमत अमली बनाई गई है कि कोई मुठभेड़ ना हो आपस में? इमरान खान जो है वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, ये एहतजाज की तैयारी नहीं कर रहे।
जिस दिन ये तैयारी शुरू करेंगे हम उसी दिन से इनका इलाज शुरू करेंगे और इनको बिल्कुल वो एहतजाज जो फितने और फसाद पे मबनी हो, जिस तरह से ये पहले करना चाहते थे, वो इनको बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होगी। बाकी पुरअमन एहतजाज जो है, जिस तरह से इन्होंने जो है वो गुज़श्ता रात किया है, हर जगह पे जो है वो इकट्ठे हुए हैं और बड़े शहरों में जिनकी आबादी लाखों करोड़ों में है, किसी जगह पे 1200, किसी जगह पे 70, किसी जगह पे 50, तो इस तरह के पुरअमन एहतजाज जो है वो करें, शौक़ से करें, लेकिन इनको ऐसा नहीं करने देंगे कि ये थ्रेट करें और ये धौंस दें और ये इस तरह की बात करें कि जी हम अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। इस पोजीशन में इनको बिल्कुल नहीं आने देंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, पंजाब आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, इलेक्शन होता है, सबकी नज़रें पंजाब की तरफ होती हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? पंजाब में कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। पंजाब में बाकायदा एक अदालत के हुक्म के तहत होने वाले इलेक्शन के नतीजे में, एक वैलिड इलेक्शन के नतीजे में, जो बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, अदालत में चैलेंज हुआ और वहाँ वो स्टैंड किया, तो उसके नतीजे में जो है वो हुकूमत कायम है। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उसके सरबराह हैं बतौर चीफ मिनिस्टर के। तो बाकी ठीक है, सियासत में, जमहूरियत में इसी तरह से अपोजिशन का, मुखालफिन का एक मौक़िफ़ होता है, तो उसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए, उसको जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम ऐसे लोग तो नहीं हैं कि हम ये कहें कि जी अपोजिशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन अपोजिशन को जो है वो उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसी जमहूरियत में इस किस्म की ना गुफ्तगू चलती है ना इस किस्म का। अच्छा राना साहब, पेट्रोल और डॉलर जो है वो तो काबू में आ ही नहीं रहा है, अवाम आपको पता है परेशान है, अब इस हवाले से काबीना सोच रही है कुछ? देखिए, इस बारे में जो ये इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात हैं, उसकी वजह ये नाअहल और नालायक टोला जो 4 साल पहले मुसल्लत हुआ था, इसका ये किया दरा है। ये एक सानिया था कि जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत हुआ और जिसके नतीजे में कौम इस मुश्किल हालात में है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बड़े मेहनती और मुखलस इंसान हैं, वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो है वो मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे। इस वक्त इमरान खान जो जिस किस्म की हरकतें, कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज और कभी कहता है कि इस मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम गिर जाए, कभी कहता है ये मुल्क जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ऐसे हालात पैदा करे, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करे, ऐसी अफरा तफरी और अनारकी मुल्क में पैदा करे ताकि हुकूमत जो है वो यकसुई के साथ जो है वो काम ना कर सके। तो ये इंशाअल्लाह ताला इसकी इन घटिया और फितना फसाद पे मबनी हरकतें जो है, इसका जो है वो शाफी इलाज करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को ये मौका फराहम करेंगे कि वो पूरे फोकस हो के पूरे जो है वो दिलजमई के साथ जो है वो मुल्क को मुआशी मुश्किलात से जो है वो निकालें। और उनमें इतनी हिम्मत है और वो इतना उनमें विजन है कि वो, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, कि वो मुल्क को जो है वो इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। अच्छा राना साहब, अपोजिशन मुस्तकिल ये दावा कर रही है कि नून लीग अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए नैब और दीगर इदारे ख़त्म कर रही है, क्या ऐसा ही है? अदारे तो खैर ख़त्म नहीं हो रहे, अदारों में तो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए हैं, नैब में वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो अदालतों का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि बेल का राइट दें, ये जो अपना 90 दिन का रिमांड है, ये काला कानून है, इसको कम करें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा कि जी इनको जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होना चाहिए। तो हम उसमें तो जो है वो रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से अदारों को हम ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि अदारों को हम जो है वो बेहतर कर रहे हैं और उनके बेहतर होने से इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा।
शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला, गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत की हिकमत अमली क्या है उस हवाले से बता रहे थे। इस सब मामले पे हम बात करेंगे। तहज़ीयकार अंबर रहीम शमसी अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंबर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम नया दिन के लिए। बताइएगा अंबर कि एक जानिब इमरान खान जो हैं वो बनी गाला में बैठ के बनी गाला में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं, वो तो पूरी कॉल दे रहे हैं कि जी आप बाहर आ जाएं और ये सारी चीज़ें कर लें, बट ऑन द अदर हैंड राना सना सीम्ड सो काम। हालात इतने ही काम हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। देखें, ये जो महंगाई मार्च थी जो हमने देखी थी, आपने निशानदेही बिल्कुल ठीक की थी कि ये लोगों की परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप सड़क पे जाए, बात करें, कैसा पूरा करेंगे, और हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर किसी को कोई नुक्ता उठाना है तो महंगाई ही है। इसके बावजूद कि आप कह सकते हैं कि हुकूमत को कितने दिन हुए, इसके बावजूद लोग किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? जो हुक्मरान हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान, जिनकी बहुत फॉलोइंग भी है, और हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में जब अपनी मार्चेस कर रहे थे, अपने एहतजाज कर रहे थे, तो बड़े लोगों को जमा भी कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े ट्रेंड्स चला रहे थे और बहुत एक्टिवली इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब बनीगाला में बैठकर महंगाई मार्च करेंगे तो फिर ऐसा ही जाहिर होगा कि वो लोगों के साथ, अवाम के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए या सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से आप बनीगाला में बैठकर लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं या मार्च कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, तो फिर ऐसा ही जाहिर होगा कि आपको अवाम जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं, उनसे आप एक फासला रख कर बात कर रहे हैं। जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो जाहिर है शामिल भी होंगे, वो तो बहुत यकीन भी रखते हैं। लेकिन जो बाकी लोग परेशान हैं, ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि जो लीडर है वो अपने 300 कनाल के जो महल में बैठकर लाइव स्ट्रीम करने के लिए इस किस्म की महंगाई मार्च कर रहा है, लेकिन जो उनका दर्द, दुख है, उनको समझ नहीं पा रहा। और ये बहुत सारे लीडर ये गलती करते हैं, और ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो हुक्मरान जमातें हैं, जो कोalition गवर्नमेंट है, वो भी उनके साथ, उनका भी जो अवाम के साथ राब्ता है, वो भी आपको एक फासला नज़र आता है। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है, कौन नुमाइंदगी करता है अवाम की? वो पार्लियामान करती है, पार्लियामान दूसरी तरफ मफलूज है। तो मैं ये कहूँगी कि जो महंगाई मार्च है इमरान खान साहब की, उसका मकसद तो अवाम की नुमाइंदगी करना है, लेकिन अब आप अवाम में नहीं जाएंगे तो अवाम भी आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी। सही। अच्छा अंबर, एक तो आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जब तक अवाम में नहीं जाते तब तक वो किस तरह से अवाम को इस चीज़ पे कायल कर सकते हैं कि PTI के साथ आके खड़ी हो। दूसरी चीज़ ये कि लोग जो हैं नून लीग की थोड़ी पॉलिसी से मुनहरिफ भी नज़र आ रहे हैं। आगे बल्दियाती इलेक्शन है, तो नून लीग और PTI दोनों की पोजीशन आप क्या देख रही हैं? देखिए, जब तक बल्दियाती इंतखाबात होने थे या बाई इलेक्शंस हो रहे थे, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, और उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी लोगों को मुश्किलात का शिकार थे, तो आपको नज़र आया कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी न किसी बहाने जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें ताख़ीर हुई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये दावा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक एडवांटेज था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक होता है ना कि इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल कैपिटल जो खोया है नून लीग को, उसको नुकसान तो ज़रूर होगा। लेकिन ज़ाहिर है हस्बी फैसला हमें बल्दियाती इंतखाबात में ही नज़र आएगा। जो इस वक्त पंजाब में नज़र आ रहा है कि इसके बावजूद कि कितनी ज़्यादा कानूनी मसाइल पैदा किए गए, सियासी मसाइल पैदा किए गए, एक नई हुकूमत या ट्रांजिशनल या इंतकाल, जो इक़्तिदार की इंतकाली के हवाले से उसको पंजाब की आवाम को बहुत नुकसान पहुँचा। अब सवाल ये पैदा होता है, हम बल्दियाती इंतखाबात में ही देखेंगे कि महंगाई की ज़िम्मेदारी या नुकसान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कितना होगा, और ये जो 2-3 माह
जिसमें हमने सियासी और कानूनी बहरान देखा था पंजाब में, इसकी जिम्मेदारी किसको ठहराती है? अवाम। अवाम क्या समझेगी कि किसके कौन उनके मसाइल हल कर पाएगा? और वो भी ख़ास तौर पे ये बहुत अहम बात है, सही मानों में जमहूरियत जो होती है वो लोकल लेवल्स पे ही होती है। वो सिर्फ सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में नहीं होती, वो बल्दियात के ज़रिए होती है। अंबर, ये बल्दियाती इलेक्शन जो है इट्स अ टोटली डिफरेंट साइंस। हम चाहेंगे आगे चल के भी शोज़ में हम इस पर बात करें, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा, शहबाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर इन चंद महीनों में आपने कैसे रेट किया है? क्योंकि ही इज़ फेमस, शहबाज स्पीड कहा जाता है ना उनको, इस फेमस के जी वो आते हैं और फटाफट डिसीजन लेते हैं। तो कैसे देखती हैं अब तक का टेन्योर शहबाज शरीफ के? देखिए, एक तरफ आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में शहबाज स्पीड के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन वफाक दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक ये कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं इनको साथ मिलकर चलना, जो हम नज़र आता है कि वो लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जल्द फैसला साजी करना जिससे नुकसान होता है, वो हमने उसका नुकसान भुगता है और देख रहे हैं। ये जो पेट्रोल की सब्सिडी थी, इस पर जल्द फैसला करना था। जो IMF के साथ जो डील थी और जिस नेगोशिएशन से चलने की कोशिश करें, जिससे आपको मईशत पे नुकसान नज़र आ रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, डॉलर जो कम हो रहा है वो नुकसान हमें नज़र आ रहा है। तो एक पंजाब के शहबाज शरीफ थे और एक वफाक के शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब के पास अब, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जल्द इंतखाबात में नहीं जाएंगे, अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करेंगे और कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी उनको मिली हैं, उन्होंने अब साबित करना है कि ये जो 2-3 माह एक इंडिसीजन के थे, फैसला साजी की जो कमज़ोरी थी, वो किस तरह से उसको पूरा करते हैं। और अवाम की जो मुश्किलात है, बार बार मैं ये कहूँगी क्योंकि इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है और ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सियासी जमात सही मानों में तर्जुमानी या मसाइल हल करने की कोशिश करिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी टू बी फेयर कि इस वक्त अगर ये 6 माह में कुछ एक टर्न अराउंड नहीं जाहिर कर पाए, तो मेरे ख्याल में कि ये अब शहबाज शरीफ की जो साख है, शहबाज स्पीड की और एक बहुत केपेबल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर की, उसको भी नुकसान होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो अहम जिम्मेदारियां हैं जो मईशत के हवाले से हैं, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ही हैं। तो ये उनको अवाम के लिए और अपनी सियासत के लिए मेरे ख्याल में बहुत अहम है कि वो इसको पुर कर सके। सही है, ठीक। अंबर, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू थी। और जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ये बात की कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 ज़रूरी अशिया जो हैं उन पर सब्सिडी जारी रखी जाएगी, इससे भी अब आवाम को थोड़ी सी तसल्ली होना शुरू हो गई है। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा और यकीनन आगे आने वाला वक्त आसान होगा, क्योंकि जब आप मुत्तहिद होकर काम करते हैं तो फिर आसानी आपका इंतज़ार करती हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुश आमदीद। कुछ डॉलर की बात करते हैं और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तो इसके पर काटे जाएं। इसका एक इकदाम अब ऐसे देखने में आ रहा है कि बैंक्स में इंपोर्ट अदायगियों के लिए डॉलर खत्म होने की अफवाहें भी आ रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 210 रुपए का हो गया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। बैंकों में इंपोर्ट अदायगियों के लिए डॉलर खत्म होने की अफवाहों ने करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ और डॉलर पहली बार 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 214 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा है कि बैंकों को डॉलर्स की अदायगी करने से नहीं रोका। आज भी दरामदात के लिए बैंकों ने 20 करोड़ डॉलर्स की अदायगियां की हैं। तर्जुमान के मुताबिक बैंकों को बाज अशिया की दरामद के लिए पेशगी इजाजत लेने का कहा है। मोबाइल फोन्स, मशीनरी समेत कुछ चीजों की LCs खोलने के लिए पेशगी इजाजत जरूरी है। इस बारे में हिदायत आज नहीं गुज़िश्ता माह जारी की गई थी। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान आलम, समा, कराची। चैलेंज रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉरेन करेंसी एक्सपर्ट मलिक बोस्तान साहब ने। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉलर 210 तक पहुंच गया है। सवाल एक आम आदमी का यही है कि मजीद कितना ऊपर जा सकता है, फुल स्टॉप लगेगा या नहीं? देखो, डॉलर तो ने तो आधी कर दी, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके। अब मैं समझता हूँ मिस्टर स्मिथ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 1-2 दिन में IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता है,
ये बड़ी उम्मीद अफजा खबर है, खुशखबरी भी है। अगर अल्लाह करे ये उन मुँह में जो उन्होंने निकाला है पूरा हो जाए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो डॉलर फौरी तौर पे जो है 5 से 10 रुपये तो अभी गिर जाएगा और मज़ीद भी आगे गिर सकता है जब दोस्त ममालिक जिनमें सऊदीया है, दुबई है, चाइना है, इन्होंने वादा किया है कि जो ही IMF का प्रोग्राम बहाल होगा हम आपको, जो कि पाकिस्तान ने 7 अरब तकरीबन सऊदीया से मांगे हैं, 7 अरब चाइना से मांगे हैं और साथ ही दुबई से मांगे हैं, तो ये 21 अरब डॉलर ये हैं। और इसी तरह 7 अरब डॉलर IMF की जो किस्त है वो बहाल हो जाती है तो ये 28 अरब डॉलर पाकिस्तान के सिस्टम में आ सकते हैं अगले 2 साल में। इस तरह वर्ल्ड बैंक एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी जो किस्तें रोकी हैं वो भी बहाल हो जाएंगी तो रुपया काफ़ी हद तक गिर सकता है, 190 तक फौरी तौर पे जा सकता है। अल्लाह करे ये मुबारक साबित और ये मैदा हो जाए, जैसे कि पिछले सफीर से भी अमेरिकन से मिले थे पिछले हफ्ते मुफ्ती समीर साहब और उनसे मदद की दरख्वास्त मांगी क्योंकि अमेरिका जो बहुत बड़ा शेयर होल्डर है IMF के जो फंड देते हैं और अमेरिका हुकूमत ने भी वादा किया है कि हम आप फ्रेमवर्क में अगर दस्तखत दोनों स्टाफ लेवल पर हो जाते हैं तो हम आपकी काफ़ी हेल्प 1-2 चीज़ों में कर सकते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें आपस में आपने तय करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस हफ्ते हमारा आला वक्त जो कि अमेरिका का दौरा करने वाला है और ये स्टाफ लेवल पे अगर दस्तखत हो जाते हैं तो वज़ीर ख़जाना और गवर्नर साहब ने जो जाके दस्तखत करने हैं IMF के प्रोग्राम को बहाल करने के, तो पाकिस्तान की मैशत की बहाली का भी ये सिग्नल हो सकता है। अच्छा बोस्तान साहब, हुकूमत ने दरामद पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी है, फिर भी डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजह है? अरे असूली तौर पे तो हुकूमत ने मैं समझता हूँ बहुत ही कम चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। जैसे मेरी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई थी जूम पे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कम से कम 1 अरब डॉलर का में बिल कट करना चाहिए, जो कि उन्होंने चीज़ें जो की हैं तो 400 मिलियन डॉलर पर मंथ बनता है, लेकिन ना होने से बेहतर है। आज देखें इस महीने जो 6 अरब से तजारती खसारा कम हो के 6 अरब डॉलर से इम्पोर्ट का बिल कम हो के 5.5 अरब डॉलर पे आ गया और 5 अरब भी जा सकते हैं। तो 5 अरब भी चला जाएगा तो हम मैनेजेबल हैं और हमारा जो है इतना क्योंकि हमारी जो वर्कर रेमिटेंस है वो भी 2.5 से 3 अरब डॉलर आती है, एक्सपोर्ट भी हमारी 3 अरब डॉलर है, तो हम मैनेज कर सकते हैं, बल्कि सरप्लस में भी जा सकते हैं। तो ये अगर हुकूमत कुछ चीज़ों पे जैसे हुकूमत ने कहा है कि हम बाज़ार जो है वो तकरीबन 8 बजे बंद कर देंगे, उसमें अगर वाकई कामयाब हो जाते हैं, सूबे भी बाज़ार 8 बजे बंद कर देते हैं तो मैं समझता हूँ 3500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। इस तरह पेट्रोल और क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी। इस तरह हुकूमत जो है ये भी सोच रही है कि जो सरकारी मुलाजम हैं और बैरोक्रेट हैं उनको जो लाखों लीटर फ्री फ्यूल या उसमें 40% तो उन्होंने कट कर दी है, हो सकता है आगे चल के वो उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे क्योंकि उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह। अगर उनको बिल रोक दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक अफसर को अगर 5-5, 10-10 गाड़ियाँ आपने बैरोक्रेट को और आल अफसरान को दी हुई हैं तो उनका कमी आ जाएगी जेब से। जब उनका खर्च होगा तो ज़रूर कमी आएगी। मुफ्त में माल मुफ्त दिले बेराम वाली बात है, हमारा तो यही हाल है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं या सरकारी जो ऑफिसर हैं या जो भी सरकार की चीज़ खाते हैं तो उससे तो समझते हैं ये मुफ्त का माल है, कोई इसमें सोचते। इस तरह आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपने एक बल्ब घर में एक कमरे में एक बल्ब ना कि 10-10 लाइटें जलाए। इस तरह कम से कम पेट्रोल खर्च करने कम से कम गाड़ियों इस्तेमाल करें। तो आवाम को भी कुर्बानी देनी है, बैरोक्रेट को भी देनी है, फ़ौज को भी देनी है, ताजरों को भी देनी है, तो हुकूमत को भी देनी है, सियासतदानों को भी देनी है। तब भी पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इस क्राइसिस से निकल आएगा। अच्छा मलिक साहब, डॉलर की कीमत को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है ये भी बताइएगा। देखो डॉलर को कंट्रोल करने के बहुत सारे टूल हैं और हुकूमत अगर इस्तेमाल में लाए तो कोई वजह नहीं कि डॉलर कंट्रोल ना हो। सबसे जो इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने की वजह बनी है पिछले 3 हफ्ते से जो वो पाकिस्तान की जो बैंकों की एलसीयाँ थी इंपोर्ट की वो फ़ॉरेन बैंकों ने और फ़ॉरेन कंपनियों ने ऑयल की एलसीयाँ एक्सेप्ट करने से गारंटी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है। और पहले जो एलसी जब खुलती थी तो 10% या 0 मार्जिन पे भी आप इंपोर्ट कर सकते थे ऑयल, लेकिन अब जो नई शर्तें लगी हैं वो है 100%। यानी अगर 1 लाख डॉलर का आपने इंपोर्ट करना है ऑयल या गैस तो आपको 1 लाख डॉलर उसी दिन जमा कराने होंगे, पहले शिप आने पे जमा कराने होने थे। अब जो बैंकों को एलसी एक्सेप्ट नहीं हो रही उनको मजबूरन 12 करोड़ डॉलर रोज़ाना इंटर बैंक मार्केट से ख़रीदने होते हैं और उनको जमा कराना होता है। तो इससे
जिन बैंकों के पास एलसी को उनके पास इतने डॉलर नहीं होते, जब दूसरे बैंकों के पास जाते हैं तो वो 2 से 3 रुपये डेली बढ़ा देते हैं। आपने देखा पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है, 195 से बढ़ के आज 225 20 रुपये चंद दिनों में बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है। हुकूमत का, स्टेट बैंक का फ़र्ज़ बनता है कि वो दोस्त ममालिक के साथ बातचीत करे और उन्हें कहें जी हमारे अल्लाह का शुक्र है 15,000 मिलियन हमारे रिज़र्व हैं जो कि हमारे कंट्रोल में, और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का कोई नहीं। 3 अरब महीने का बिल भी हमारा अगर 5 अरब भी लगाए तो 15 अरब डॉलर बनता है, और इतनी हमारी वर्कर रेमिटेंस से इतनी एक्सपोर्ट है, तो हम तो माइनस में नहीं है कि हमारा कोई ख़तरा होगा हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की सतह का ये काम है, और आला सतह पे इजलास बुला के और आला सतह के वफूद भेज के या आला उनको हुक्मरानों से बात करके इस पर गारंटी को बहाल कराया जा सकता है। गारंटी बहाल हो जाती है पाकिस्तानी बैंकों की तो ऑटोमेटिक डॉलर का रेट गिरेगा। अच्छा मलिक साहब, ये जो IMF जो किस्त इस वक्त बड़ी बाज़गश्त कर रही है, ये अगर मिलती है तो क्या इसके मिलने से डॉलर की कीमत में कोई कमी आएगी? देखो IMF बहुत बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि IMF की किस्त के साथ बहुत सी किस्तें वाबस्ते हैं। वर्ल्ड बैंक की किस्त वाबस्ता है, एशिया तरक्याती बैंक की किस्त वाबस्ता है। इस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक उनके सॉफ्ट डिपॉजिट हैं जो कि रोल ओवर होने 7.5 अरब डॉलर के, वो भी इसी प्रोग्राम से वाबस्ते हैं। तो ये बड़ी ज़िंदगी और मौत का मसला है पाकिस्तान के लिए। ये समझो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के लिए खून का रोल अदा कर रही है, और ये बहाल होना पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान ने IMF के तकरीबन तमाम मुतालबात मान लिए हैं, और अमेरिका ने भी वादा किया है कि हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर ये बहाल होगी तो रुपया जो है फौरी तौर पर 205 या 200 तक तो फौरी तौर पर जाएगा, और जब इमदाद आना शुरू हो जाएगी सऊदी अरब की या चाइना की 2 अरब डॉलर जो 3 अरब 2.3 बिलियन डॉलर आ जाता है हमारे अकाउंट में, तो ये 190 तक भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत इस चीज़ पे बड़े जो आज मिस्टर सलीम ने दावा किया था, इंशाल्लाह कोई ज़रूर इसके पीछे हिकमत अमली होगी, ज़रूर कोई वादा होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये बहाल होने के साथ ही रुपये भी बहाल हो जाएगा और पाकिस्तान की मैशत भी बहाल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ हुकूमत इस वक्त तो 30 रुकनी वक्त जो कि सऊदीया का आला सतह का तजारती वक्त सरमाकारी के लिए जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान आया, हुकूमत ने उनकी जो है पेशावर से लेकर कराची तक तमाम वो तजारती चैम्बर से मुलाकात करेंगे और जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में सरमाकारी का। जैसे सऊदी ने वादा किया कि हम 12 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी और पाकिस्तान की मैशत की बहाली का बहुत बड़ा साइन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कोशिश हमने ये की जानने की कि डॉलर क्यों ऊपर जाता जा रहा है और क्या किया जाए कि इस ऊपर जाते डॉलर को थोड़ा थोड़ा नीचे लाया जाए। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। थोड़ा थोड़ा वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। कभी बर्रे सगीर के रिवायती साज और साजिंदे दुनियाए मौसीकी पर राज कर रहे थे, मगर जदीद दौर में उनकी तांग टूट गई है। वहाब कामरान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक ज़माना था जब बड़े सगीर पाक हिंद के साज और साजिंदे दुनियाए मौसीकी पर राज करते थे। जिद्दत के शोर में इन सच्चे सुरों की आवाज़ कहीं खो कर रह गई। ज़माने में जिद्दत की करवट ली तो ज़्यादातर रिवायती साज साजिंदों के हाथों से निकलकर अजायब घरों में शीशों के पीछे चले गए। ये सारी चीज़ें आजकल भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहुत ही कम है। आजकल तो फिर वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो इलेक्ट्रिकल आ गए हैं। ये इस्लामाबाद का लोक विरसा म्यूजियम है, जहां अलगोजा, शहनाई, क्लासिकल सितार, वीणा, एक तारा, सारंगी, बैंजो समेत मुख्तलिफ रिवायती साज सयाहों को अपने दरख्शां माजी की कहानी सुना रहे हैं। जिस तरीके से जिस शदमत के साथ इसको आगे लेके चलना था, शायद उसे वो तवज्जो हासिल नहीं हुई है। बांसुरी, तबला, रबाब, सरोज, जहाँ कभी इनमें से हर साज के लिए अलग फनकार होता था, अब ये सब काम बस एक बटन के मोहताज हैं। इसीलिए बंद अलमारियों में पड़ा हर साज यही सवाल कर रहा है, हर्फ आवाज से टूटा तो जिएगा कैसे, रंग तस्वीर से निकला तो कहाँ जाएगा। इस
इस हॉल में मौजूद आलात मौसीकी किसी ज़माने में महफिलों में रंग भरा करते थे, मगर अफसोस के टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स ने इन्हें नुमाइशों तक ही महदूद कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। मोहतरमा ने 29 बरस की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। मोहतरमा को पाकिस्तान और आलम इस्लाम की 2 दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सर पे जाता है। तो बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत के तौर पे जानी जाती हैं जो कि अवाम का दर्द रखती थी। जमहूरियत के लिए उन्होंने जितनी जद्दोजहद की वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और एक एहसास शख्सियत ऐसी कि उनकी मिसाल सिर्फ उनके इंतकाल के 1 या 2 साल बाद नहीं, आज तक दी जाती है। और कुछ ही दिनों पहले न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है जसिंदा आर्डन, उन्होंने बेनज़ीर की मिसाल देते हुए ये कहा कि मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन हासिल की। और यकीनन बेनज़ीर भुट्टो इस्तिआरा है इस्तिक़ामत का, इस्तिआरा है आहन सिफत होने का, कि जिसने वक्त के आमिर के सामने घुटने नहीं टेके। और जब वो पाकिस्तान वापस आई तब उसने ये साबित किया कि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है, चाहे वो लाहौर आमद हो ट्रेन पे या फिर वो कराची आमद हो। लेकिन बेनज़ीर के बाद ये खला शायद इतनी जल्दी पुर ना हो सके। आई थिंक शायद कभी भी पुर नहीं होगा फैसला, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो आज हम किसी की सोच देखते नहीं हैं। क्योंकि हमने जब भी बेनज़ीर की बात की है तो एक चीज़ हमें मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि अवाम का जितना वो दर्द रखती थी, शायद ही अभी के वक्त में कोई अवाम का इतना दर्द रखता हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत जो सियासी हमारे मकामात है, सयाहती मकामात है उनकी। मेरे जो साथी एंकर है फैसल, वो पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करते रहते हैं, बहुत से मकामात की सैर करवाते हैं हमें। इस बार वो किस इलाके में हमें लेके जा रहे हैं, क्या खूबसूरती है वहाँ की, क्या ख़ास बात है, तो फैसल करीमी आपको बताएंगे। तो चलते हैं। Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. फिरोजी रंग का पानी और पानी के अंदर तैरती सुनहरी मछलियां, लकड़ी के कदीम पुल जिनके पार छोटे छोटे खेत हैं, जगह जगह झीलें हैं और झील किनारे परदेसी धुनें बिखेरता डैनियल है। Down by the riverside, I'm gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Gonna study war no more, no more. I ain't gonna study war no more. Gonna study war no more. Gonna study war no more. ये यूरोप को कोई गांव लग रहा है ना? तो जनाब ये फंडर कहलाता है, गिलगित के जिला गिजर की वादी फंडर। सर ये पूरा एरिया वादी फंडर कहलाता है। ये अपनी खूबसूरती और स्पेशली जो इसका एक व्यू है, ऊपर से जब लोग इसको तस्वीरों में देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कोई हाथ से पेंटिंग किया हुआ है। जब लोग यहाँ पे आते हैं वो दंग रह जाते हैं। फंडर वादी का ये खूबसूरत मंजर आपने तस्वीरों में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर तो देखा होगा। अब हम आपको लिए चलेंगे वादी के अंदर और दिखाएंगे कि वादी में किस तरह की मजीद झीलें हैं। I'm gonna shake hands with every man down by the riverside,
down by the riverside. फंडर के फजाई मनाजिर तो आपने देख लिए, लेकिन जब आप नीचे आए तो ये उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कि शायद ऊपर से देखने में ये पानी नीला नजर आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये पानी नीला ही नहीं फिरोजी रंग का है, और ऐसा दरिया शायद मैंने कभी नहीं देखा होगा। ये दरिया आप देख रहे हैं, एक स्पेशल करके एक दरिया है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का स्मूथ और इस किस्म के जो इसके जो कलर है, इस कलर का दरिया कहीं पर नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ का व्यू पॉइंट, यहाँ की फंडर लेक और फंडर लेक में तैरती हुई ट्राउट, सब के सब लाजवाब हैं। यहाँ बहुत सारे झीलें हैं। मसलन यहाँ आप देखेंगे तो कोई 40-50 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे, हंदरप नाले के अंदर खुकुच शोंच नाम का एक झील है, और वहाँ पे चोट मछली जो एक नायाब मछली है पूरे पाकिस्तान में, वो कसरत से पाई जाती है। यहाँ की खूबसूरती के सिर्फ मुकामी सयाह ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार से आए अमरीकी हिच हाइकर डैनियल भी मोतरफ हैं। Assalamu alaikum. My name is Daniel Mackler. I'm from the USA, from New York City. And then when I arrived, there was some magical something special that happened. Part of it, obviously, is the external beauty of this place. But what really affected me was the people. यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी मुकामी तो क्या, परदेसियों को भी अपना गर्विदा कर लेती है। They invite me to their homes. I've had yogurt, homemade yogurt in people's homes, fresh cooked trout in people's homes, tea, eggs, so many different things. फंडर की सयाहती खूबसूरती अपनी जगह, इस वादी और जिला ग़िज़र को ये इम्तियाज भी हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफवाज के शोहदा का ताल्लुक यहीं से है। ये शहीद दुल्ला खान के वालिद हैं, जो ब्रिज पार एक छोटे से घर में अपनी बहू और नवासी के साथ रहते हैं। शेख दुल्ला खान साहब कारगिल शहीद हुए। हुकूमत यानी आतो तो क्या था SDT असू क्या अलबत के बहादुरी कोरी को आतो तो तगमा जीती असू हुकूमत उसमें पाकिस्तान उसमें शुक्र को मनावा आसो यानी आसो उसमें। कारगिल के शहीद की बेवा और बेटी का हौसला भी बुलंद है। सोता जीलिया सुनी, त्रोजी जवा सुनी, चोर जुर्गिनी सुनी, हेजी जाऊदी फौजों की ज़रूरत सुनी, आवा खुश बीती बशमान फौजा बो एजाज तारुरान बो लोट नेगनामी बोयान फौजों से मिलक लक शुक्र, पाकिस्तान से मिलक शुक्र। तो सबसे पहले मैं तो फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, ठीक है। मुझे अपने अब्बू पे फ़ख्र है, ठीक है। वो मतलब पाकिस्तान पे अपना जान निसार किया, अपने सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे। गिलगित की वादिये फंडर सयाहों को दोनों बाहें खोले दावते नजारा दे रही है। सैयद फैसल करीम, समा, वादिये फंडर, गिलगित। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। तर्जुमाने माजी शाने हाल खुदाए जुल जलाल। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है, और ऐसे लग रहा था ये किसी ने यहाँ पे ऐसे परियों वाली जगह है ना, खूबसूरती। चले हम आपको अब आपको ना परियों वाली जगह से जरा दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन कराची भी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे बुलबुल की सदाएं हैं और ना ही सब्जा। बेहिस और बेजान कंक्रीट का जंगल बन चुका है ये शहर कराची। बिल्कुल, बिल्डर माफिया जो है खूब कमा रहा है। जहाँ नज़र जाती है बुलंदो बाला तामीरात करवाई जा रही हैं, कदीम इमारतों को तुड़वाया जा रहा है। ये आखिर क्यों? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कौन गया जी?
महक गई। और आर्किटेक्चर जो है यास्मीन लारी, उनसे उन्होंने बात की है। ये क्या गुफ्तगू रही, ज़रा ये आपको सुनवाते हैं। तो जनाब, मेरे पीछे जो आप ये सब्ज़ा देख रहे हैं, ये पूरे कराची में आपको कहीं कहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर शजरकारी पर काम बहुत कम होता है। पौधे नहीं लगाए जाते, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए क्योंकि ध्यान दिलवाया नहीं जाता। हमारे शहर में यानी कराची में स्पेशली सकाफती विरसा अब कहीं कहीं नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि इस शहर की पहचान को बिल्डर्स माफिया ऐसे ख़त्म कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है इस शहर को। सवाल मेरा ये है कि भैया ये सब कुछ तो बन रहा है, लेकिन इसके दरमियान हमारी सकाफत कहाँ है? इसी मामले पर आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट यास्मीन लारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। उनसे मैं जानूंगी क्या वजह है उनकी नज़र में कि हुकूमत काम करती नज़र नहीं आ रही, और क्या वजह है कि कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ऐसा सब्ज़ा हमें कहीं कहीं नज़र आता है। तो जनाब, ये जो तमाम तर मैंने सवालात उठा दिए हैं, ये जो तमाम तर मामलात मैंने उठा दिए हैं, यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मेरे शहर कराची के साथ जो ये हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खूबसूरत शहर है, इसे मज़ीद खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत जगह पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल वो जो कि हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाता है, बिल्डर्स माफिया हमें कराची में अब जगह जगह नज़र आते हैं। हमारा कराची जहाँ पर सकाफती विरसा है, जहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी इमारतें हैं, हम देख रहे हैं कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है। बस ये है कि कुछ बेचारा हमारा जो शहर है लावारिस है, और अक्सर लोग इसको यतीम भी कहते हैं। यतीम भी क्योंकि यहाँ पे सबको शौक़ है आने का, और सब उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। ये मेरे ख्याल में ये फीलिंग नहीं कि वापस भी कुछ देना चाहिए शहर। लेकिन जो सवाल है बिल्डर्स माफिया के हवाले से, डू यू रियली थिंक उनकी पकड़ होनी चाहिए, और इस तरह पकड़ होनी चाहिए कि भाई हमारे सकाफती विरसे के करीब भी ना वो भटकते हुए में नज़र आए? बहुत अच्छा हो, मतलब ये लेकिन ख्वाब सा है ये जो मैं पिछले 40 साल से देख रही हूँ, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। अच्छा, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बहुत खूबसूरत सी राह गुजर है, लेकिन इस राह गुजर में एक बैठक भी है। मैं चाहूँगी इस बैठक में हम जाएं, उस बैठक में हम बैठे और बैठ के भी ज़रा गुफ्तगू करें। तो आ जाएं ज़रा, वो बैठक भी मैं आपको दिखाती हूँ, हम खुद भी बैठेंगे वहाँ पर। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, कराची में कई सकाफती इमारतें हैं, हमारा कराची में विरसा है, उनको क्यों रिस्टोर नहीं किया जाता? आपकी नज़र में इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? बहुत अफसोस का मकाम है, क्योंकि कराची शहर की शनाख्ती ये इमारतें हैं, और ये ठीक है अंग्रेज़ के दौर में बनी, मगर पूरा शहर ही अंग्रेज़ के दौर का एक उन्हीं का है, एक जो नेपियर ने आके यहाँ पे इसको आबाद किया। लेकिन जो चीज़ें बनी हैं वो तो हमारे लोगों ने बनाई, हमारे क्राफ्ट्समैन थे, हमारे लोग थे जिन्होंने पैसे कमाए और कितनी मेहनत से ये चीज़ें बनाई हैं। और हर एक बिल्डिंग जो है वो एक आप यूँ समझ लीजिए कि तारीख़ का एक स्टेप है, वो बताती है कि क्या हुआ। अच्छा, एक इमारत मैंने भी देखी है, क्लिफ्टन से शारा फैसल जाते हुए लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है, उस पर पैनाफ्लेक्स लगा दिया गया है, शायद लोगों को धोखा देने के लिए। वो क्या काम हो रहा है? मैं चाहूँगी लोग जाने भी, लोगों को पता भी चले, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा। सो मुझे लगा इस चीज़ को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। ये कैटरैक्ट मेंशन की आप बात कर रही हैं, 2 मंजिला बड़ी खूबसूरत इमारत, और उसकी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ थी उसका एक कोर्टयार्ड है जो था। और जब हमने लॉ बनवाया था तो हमारा कहना ये था, और ये लॉ में भी है, कि न सिर्फ बिल्डिंग, उसके जो प्रेमिसेस हैं वो भी संभाले जाएंगे। अगर आप देखें कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम जो मैंने रिस्टोर करवाया था, और ये लॉ से पहले मैंने करवाया था, तो जो कंडीशन मैंने रखी थी वो ये थी कि ना तो इसके दरख्त ख़त्म होंगे, ना इसकी जगह पे कोई कब्ज़ा होगा, सारी जो खुली जगह वैसी रहेगी। तो यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें लोग जो हमारे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, मैं आपको बता नहीं सकती, और वो 27 सालों से बैठे हैं, और वो बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं उसके साथ। जो यंग लोग हैं उनको मौका नहीं देते, वो हैं जो ये इजाज़तें दे रहे हैं। ये लीगल डिस्ट्रक्शन है हेरिटेज की जो आज हो रही है, जो आपने कैटरैक्ट मेंशन की बात की। 35 मंजिला इमारत वहाँ खड़ी की जा रही है उस कोर्टयार्ड में, और बाकी सब कुछ गिरा के सिर्फ फसाड जो जैसे उन्होंने लगाया है ना पर्दा, वही पर्दा रह जाएगा बस, और बाकी वहाँ इमारत जो है वो खत्म हो जाएगा, सब वो हमारा ख़त्म हो जाएगा वैसा। अच्छा यास्मीन साहब, एक और चीज़ मेरे जहन में आती है, जब हम बात करते हैं सब्ज़े की,
मैंने कराची में उतना सब्ज़ा नहीं देखा जितना मैंने पंजाब में देखा है। अच्छा, कराची में अगर मैं ये कहूँ लोगों की तवज्जो नहीं दिलाई जाती, अवेयरनेस नहीं दी जाती, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी तो होंगे ना, लोगों को किसी ना किसी तरह माइल भी तो किया जाएगा ना। ना यहाँ पर शजरकारी होती है, ना यहाँ पर किसी भी तरीके की लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। कराची में आपको सब्ज़ा नहीं दिखाई देता, इसकी क्या वजह है? वेल ऑफ कोर्स एक तो ये वजह है कि देखिए आपका तो मौसम पंजाब में जो है माशाल्लाह ऐसा अच्छा है, जिन जगहों पे है कि आपको सब्ज़ा बड़े आराम से उग जाता है। यहाँ सब्ज़ा उगना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि कराची में अब सब्ज़ा कहीं ज़्यादा है जो कि पहले जो नहीं था। अच्छा। और ये कि ये भी इसमें शक नहीं कि बहुत सी तंजीमें जो कोशिश कर रही हैं शहर कराची की, लेकिन कराची शहर है बहुत बड़ा, तो हमें यहाँ पे पॉकेट्स में ओनरशिप डेवलप करनी है शहर में, और ये हो सकती है, और ये हो सकती है, ये हो सकती है इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अब बिल्कुल मैं समझती हूँ कि तंग आ चुके हैं। और ये हमें ना तो हुकूमत को देखना चाहिए, हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिम्मत करें, यहाँ बेइंतहा रिसोर्सेज हैं। इसमें तो खैर मैंने पैसे लगाए क्योंकि मैंने सोचा मैं कर रही हूँ तो मैं कर दूँ, तो लिहाजा, और मैं हुकूमत से हमने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन हुकूमत ने हमारा साथ दिया। डीसी जो यहाँ का है, डीसी इरशाद सोदर उस वक्त थे, अभी तो उनका तबादला में दूसरे डीसी साहब आ गए, वो भी इक्वली इसमें तैयार हैं। जो पुलिस वाले हैं, डीआईजी हमारे एक हैं जो कि हमारे साथ साथ हैं, और पुलिस वाले सारे साथ हैं, तो एक हमारा ताउन एक पूरा यहाँ बन गया है लोगों के साथ। और फिर डीएमसी साउथ की हैं खातून जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी हमारे साथ हैं। और अभी मैं खाड़ा दर में आप आइएगा, वहाँ पे माशाल्लाह काम शुरू है। तारीख़ इमारत जो पुलिस की वो बचा रहे हैं पुलिस वाले, और मेरा काम प्रो बोनो काम करना है तो वो मैं करती हूँ। और हम सबको एडवाइस देने को तैयार हैं कैसे अपनी बिल्डिंग्स को बचाएं, कैसे सब्ज़ा लगाएं। आप यहाँ देखें 4 हमने फॉरेस्ट लगाए इस गली में, और ये जिस बैठक में बैठे ये भी एक फॉरेस्ट के दरमियान में ही है, क्योंकि हमारे बैक साइड पे भी एक आपको जंगल नज़र आएगा खूबसूरत सा बना हुआ, और हमारे कैमरे के पीछे भी एक जंगल ही है। महक बेटा, ये पूरी जो है सारी गलियाँ हमारी ऐसी खूबसूरत हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर यार लोगों ने हमारे ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, जो हमारा हक़ था सांस लेने के लिए वो नहीं दिया, तो हम क्यों ना अपनी गलियों में जहाँ पर ट्रैफिक को ख़ास नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ बंद करें, वहाँ शजरकारी करें, वहाँ पे खूबसूरत बना दें, और लोग खुद ही संभालना शुरू करें। ये हो सकता है। ये शहर कराची ऐसा है कि यहाँ लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा यास्मीन साहब, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। आगे एक तो ये कि मज़ीद इस तरह की हम कोई राह गुज़र कराची में मज़ीद देखेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि चले आप कह रही गवर्नमेंट तो साथ दे रही है, लेकिन लोगों का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लोगों के लिए एक मैसेज आपका वो क्या होगा? मैं चाहती हूँ ख़वातीन अब आ जाएँ मैदान में मेरे साथ। अच्छा। और मेरा ख्याल है हम पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज देखिए सबसे बड़ा स्टेक्स ख़वातीन का है। बच्चों और औरतों के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। दे आर हंग इन दिस 7 स्टोरी अपार्टमेंट, जहाँ पर कि वो मतलब दे कांट इवन ब्रीथ। तो ये कैसा शहर है, टर्बे से बने हुए हैं, कैसा है, किस तरह से इंसान रह सकता है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया मुझे गुफ्तगू करके। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस बैठक में बैठ के, क्योंकि कराची में ऐसी बैठकों का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के पास ऐसी बैठक हो, बाहर निकलें, यास्मीन साहिबा का साथ दें, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना महफूज आप खुद अपनी सकाफ़त को और अपने विरसे को रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता। खैर वही बात है कि ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बचाने वाले बहुत कम होते हैं, सो आप उन बचाने वालों में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच। तो सोचे मैं कितनी अच्छी लोकेशन पे गई ना, अगर हम यहाँ से अपना शो करें तो बहुत मज़ा है। मैंने बहुत टेंशन दे दी है इस वक्त, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कराची में मवेशी मंडी सजती है, लेकिन मंडी की क्या सूरत हाल है, क्या जानवर ख़रीदे जा रहे हैं या नहीं ख़रीदे जा रहे, सलमान अहमद की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी की रौनकें अपने उरूज पर हैं। अब तक मवेशी मंडी में कितने जानवर लाए जा चुके हैं, और गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार जानवरों की कीमतों में किस कदर इजाफा देखा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं काफ़ी देर से आया हूँ बच्चों को लेके, और सोचा था कि कुछ ख़रीद कर लेके जाऊँ, लेकिन काफ़ी पहले की मुनासबत से काफ़ी कीमतें ज़्यादा हैं। 70 से 80% जो है पहले से कीमतें ज़्यादा हैं, तो
तो इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा लगता और सौदा बनता तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाएंगे, अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। टाइम तो मंडी बहुत चढ़ी हुई। अभी हमने एक जानवर की कीमत पूछी 3.5 लाख, बहुत छोटा था जानवर था लेकिन उसकी कीमत 3.5 लाख थी। इसलिए हमने बोला जब बड़े बड़े पे तो हाथ ही नहीं रख रहा कोई, इसी वजह से ना मंडी में बस सिर्फ लोग घूम रहे फिर रहे, तस्वीरें खिंचवा रहे और जा रहे हैं वापस बस। जो भी बैल की कीमत मालूम करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हमें देने के लायक नहीं है। 70-80 वाला जानवर 1.40 1.50 और जो 1 लाख 1.5 लाख वाला जानवर उसके 4.60, ऐसे तो बंदा क्या लेगा। और महंगाई मेरे हिसाब से इतनी नहीं हुई हुई जो हम एक्स्ट्रा रेट बढ़ाए जा रहे हैं। मवेशी मंडी में सहूलियात से मुतालिक जानने के लिए हम बात करते हैं तर्जुमान मवेशी मंडी आसिफ अली सैयद से। आसिफ अली सैयद साहब बताइएगा कि मवेशी मंडी में पानी के हवाले से व्यापारियों के और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? यहाँ मंडी इंतज़ामिया की तरफ से व्यापारियों को उनके फ़ी जानवर 16 लीटर पानी, पीने का पानी मुफ्त दिया जाता है। जितने भी जानवर हों उसके फ़ी जानवर के हिसाब से 16 लीटर पानी दिया जा रहा है। उसके अलावा बिजली यहाँ पे मुफ्त है व्यापारियों के लिए। सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ पे 3 लेयर्स में है, जिसमें से उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं कि उनके जानवरों की हिफाजत और उनके जो पैसा उनके व्यापारी अपने साथ लेके आते हैं उसकी हिफाजत उस पर होती है। सिक्योरिटी की वजह से कोई ऐसा मिसाइब आज अभी तक तो नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है। एक पहली लेयर जो है वो इंतज़ामिया की है यहाँ पे अपनी, फिर पुलिस होती है और बाहर मंडी के अतराफ़ में पाकिस्तान रेंजर सिंध की सिक्योरिटी है। उसके अलावा CCTV कैमरे 300 लगाए गए हैं यहाँ पे 24 ब्लॉक्स में मंडी के। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों से मुतालिक अगर बात की जाए तो 3 मन के जानवर की डिमांड व्यापारी 3 लाख रुपए कर रहा है, जबकि 4 मन का जानवर की कीमत 4 लाख रुपए मांगी जा रही है। 5 से 6 मन के जानवर की कीमत 5.5 लाख से 6 लाख रुपए मांगी जा रही है। आखिर इस कदर कीमतें क्यों ज़्यादा हैं और क्यों व्यापारी इस कदर डिमांड कर रहा है, ये जानते हैं व्यापारी से ही। इसी वजह से खर्चा बहुत बड़ा है, इसी का कीमत भी बड़ा है, महंगी भी बड़ा होते हैं। 40,000 के अभी 1.5 लाख रुपया किराया है, कश्मीर से मैं ले आया 1.5 लाख में। बताइएगा कि अगर इतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे और ख़रीदार ख़रीदे बगैर आपका जानवर ऐसे ही रह जाए और ख़रीदारी ना हो तो फिर क्या करेंगे जानवरों का? फिर क्या करूं, ले जाऊंगा वापस। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कोई भाव ताव करके मुनासिब कीमत में कुर्बानी करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत से ख़रीदार महंगे जानवर की वजह से खाली हाथ ही लौटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ ही रहिए। कराची वालों की आखिरकार सुन ली गई है। चमचमाती AC बसें अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत की पीपल्स बस सर्विस शहर के 7 मुख्तलिफ रास्तों पर हमें चलती हुई नजर आएंगी। बसों की तादाद कितनी है, कौन कौन सी सहूलियात हैं, सैयद फवाद जैदी हमें बताएंगे। जी हाँ, सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें शहर के मुख्तलिफ 7 रूट्स पर सफ़र की जदीद और सस्ती सहूलियात फराहम करेंगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये रूट्स कौन कौन से होंगे। ये बस सर्विस शहरियों को मॉडल कॉलोनी से टावर, नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन चौरंगी से ही सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी से साइट एरिया और औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया के दरमियान चलाई जाएंगी। इफ्तिताह के मौके पर पहली बस मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएगी। इन बसों में 80 अफराद सफ़र कर सकते हैं, जबकि कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा किराया इस बस का 60 रुपए रखा गया है। ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी। अल्लाह अल्लाह करके ये हुआ है, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ है, वो आपको बताते हैं। ऑयल टैंकर्स मालिकान और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने किराया 100% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। ऑयल टैंकर्स मालिकान का कहना है कि अगर 3 दिन में मुतालबात तस्लीम न किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे। इस बड़े अहम मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑयल टैंकर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी साहब। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। हमें बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके?
वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमने टाइम दिया और आपने इज़्ज़त दिया। हम लोग का मुतालबात यही है, सबसे पहले तारुजब में जो गाड़ी जल गया कम अज़ कम 45 गाड़ी, इसका कीमत है 2 अरब से लेकर 3 अरब तक प्रोडक्ट के साथ। अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर किसी और इदारे का थोड़ा नुकसान हो जाएंगे वज़ीर आज़म भी उसका पूछता है, वज़ीर आला साहब भी पूछते हैं, गवर्नर साहब भी पूछते, हम लोगों का किसी ने नहीं पूछा है ना। इन ड्राइवर कैलेंडरों ने कोरोना के वक्त पे हर स्टेशन पे तेल पहुंचाया ना, तो अपनी जान का बाजी लगाया, फिर भी इन लोगों ने इसका नहीं पूछे। दूसरी बात हम लोग का किराए का मसला है। हेलो जी 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 आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। दूसरा हम लोग का किराए का मसला है, कम अज़ कम 30 रुपये एक दफ़ा डीज़ल बढ़ गया, फेयर बढ़ गया, फिर 60 रुपये बढ़ गया। जितना किराया हम लोगों का है ये हम लोगों का बस से बाहर अगर हम लोग गाड़ी चला रहे। पहले हम लोगों का लाख रुपये किराया खर्चा था, मिसाल अभी 3 लाख तक पहुंच गया और किराया बराबर रहना, ये हम लोग मुश्किल है इसके चलाना। इस वजह से हम लोग एहतजाज किया। फिर मैंने मिनिस्टर साहब को भी लेटर भेजा है, उगरा को भी लेटर भेजा है, OCAC को भी लेटर भेजा है, DGIL साहब को भी भेजा है ना, हर इदारे को भेजा है। खुदा के लिए हम लोग का मसला हल करो ना, ताकि मुल्क का हालात भी ख़राब है, लोग भी परेशान है, इसलिए हम लोग फिर एहतजाज पे जाएंगे। अभी भी हमने इसलिए टाइम दिया, मुल्क का हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा, 72 घंटे टाइम। अगर इसी 72 घंटे में हम लोग का मसला हल करेंगे तो हम लोग हड़ताल नहीं करते, नहीं एहतजाज करते हैं ना। ये तो बहुत बुरी बात है अगर मुल्क में तकलीफ होगा और हम लोग एहतजाज या हड़ताल करेंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सदर साहब को भी कर रहे हैं, पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब को भी कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब को भी कर रहे हैं। अभी तक किसी ने हम लोग के पास अभी तक इतला भी नहीं दिया। सही है। और 3 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया आबिद साहब, अभी आप लोगों का कितना लॉस हो रहा है? कम अज़ कम लोग बराबर है, जितना किराया हम लोग का है ना उतना खर्च है, बराबर है ना, कोई चीज़ हम लोग को नहीं रह जाता। ये गाड़ी तो हम लोगों ने बैंकों से लिया किस्त पे, यही मिनिस्ट्री के कहने पे, OMC के कहने पे, उगरा के कहने पे 2.5 करोड़ का एक गाड़ी है ना। अगर बैंक को हम कश नहीं देंगे तो बैंक भी डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, हम लोग भी डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे। इसी गाड़ियों का हम लोग का बच्चों का रोज़ ही चल रहा है। अच्छा आबिद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू को शुरू में कहा था कि कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है, वो कब वाक़या पेश आया था, उसका कितना नुकसान हुआ? ईद से 3 दिन पहले हुआ। ये तारुजा पे पेशावर पे कम अज़ कम 2 अरब से लेकर 3 अरब तक तेल के साथ ये नुकसान हुआ है ना। अभी तक किसी ने हम लोग का पूछा भी नहीं है। सही। ये तो गाड़ी हम लोगों ने किस्त भी लिया बैंकों से, अगर बैंक को हम पैसे अदा ना करें और बैंक को आगे हम पैसे नहीं देंगे तो बैंक भी डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, इसका बच्चे रोड पे आ जाएंगे, इनको बच्चों का रोज़ी इसी गाड़ी से चल रहा है ना। सही। तो आबिद साहब, ये जो आपने एहतजाज के बारे में बात की है, किसी ने कांटेक्ट या बात करने की कोशिश की? वह समझा नहीं मैडम। मतलब जो आप कह रहे हैं ना एहतजाज का जो कह रहे हैं गवर्नमेंट के, मैं उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, किसी ने आपसे बात की, किसी ने आपसे बात करके आपको कहा कि आप रुक जाएं, अभी आप ये ना करें, आपके मुतालबात पूरी करने की बात हुई? अभी तक किसी ने हम लोग के साथ रब्ता नहीं किया ना। अच्छा। ये 4 महीने से तो हम लेटर भेजते, 4 महीने से तो हम रिक्वेस्ट करते। अभी कल हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 72 घंटे टाइम दिया। आखिर अल्लाह खैर के हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर बात नहीं करेंगे, इतला नहीं कर लेंगे, हम लोग एहतजाज पे जाएंगे 72 घंटे के बाद। अच्छा, तो ये 3 दिन में मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर क्या मजीद वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, या आप लोग मजीद क्या स्टेप ले सकते हैं? हम लोग आखिरी वो एहतजाज पे जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग नहीं चला सकते गाड़ी, मुश्किल है, हम लोग खुद ब खुद गाड़ी रोक जाएंगे। ठीक है, यानी लास्ट जो है वो तरीका आपकी नज़र में एहतजाज और हड़ताल का है। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और जो उनका मुतालबा है जी कि किराए जो है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर पेट्रोल भी बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि तेल भी बढ़ रहा है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। कोयटा की बाहिम्मत खातून गुलाम ज़हरा, अपनों ने साथ छोड़ा तो अकेले ही जिंदगी की तलखियों का इन्होंने डट कर सामना किया। 10 साल से ये खातून अज़्म और हिम्मत की मिसाल बनी हुई है। बाइक चलाती हैं जिनसे उनका घर चल रहा है। गुलाम ज़हरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी ज़हरा, मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, इनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है कि जब हमारे मुआशरे की ख़वातीन
किसी के आगे हाथ फैलाती नहीं है, या फिर वो ये समझती नहीं है कि भाई हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, अपने आप को अपना सहारा बना लेती हैं। और फिर फैसल सबसे मज़े की बात कि वो अपनी बेटी की ग्रूमिंग कर रही हैं, उसको एक अच्छा ब्रॉटअप दे रही हैं। इसके लिए किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से ये नहीं कहा कि मेरी मदद कर दो, किसी से ये नहीं कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बाइक चलाई और बाइक चला के उन्होंने अपनी बेटी को स्कूलिंग कंप्लीट इस तरह की जो हमारी प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि इस तरह की मिसाल आपके सामने पेश करें, ताकि आप भी अगर आज सुबह डिमोटिवेटेड उठें तो ये वाली कहानियां सुन के आपका भी मोटिवेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। कुछ दिनों पहले कराची की एक बच्ची थी, ठीक है, और उनको हमने जो है वो मदऊ किया था अपने बाप के गुजर जाने के बाद। वो रिक्शा चला रही थी और अब ये कोयटा की भाई, आप देख सकते हैं कि बाइक पे चला रही है। बहुत से लोग ये कहेंगे खातून तो बाइक चलाती है तो इसमें नया क्या है। अच्छा फैसल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं चाहूँगी जब हमारी इनसे बात हो हम इनसे पूछे भी, ये बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, पिक एंड ड्रॉप देती हैं अपनी बाइक पर। अब आप ये देखें कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। गुलाम ज़हरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़हरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरी के बारे में बताएगा कि बाइक चलाना जो आपने शुरू किया, ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? असल में ये 2010 में जब मेरी शादी हुई तो 2011 में मेरी बेटी पैदा हुई। तो बेटी पैदा होने के बाद जब मैं अपने वालिदैन के घर आई, वालिद और वालदा तो है नहीं, मेरे फौत हो चुके थे, तो बहन भाइयों से मिलने के लिए आई। तो उसके बाद मेरे शोहर ने या ससुराल ने मुझसे रब्ता नहीं किया तकरीबन 3 साल तक। 3 साल तक मैंने इंतज़ार किया। फिर 3 साल के बाद मैं ख़ुद गई, फिर 1 महीना उन्होंने रखा, फिर उन्होंने मुझे मतलब लड़ झगड़ के भेज दिया और फिर उसके बाद मैं नहीं गई। और उसके बाद फिर मैंने ये अपना जो है छोटा सा खोखा खोला, इसमें काम करती रही और स्टॉल लगाए चूड़ियों के, जो चांद रात में लियाकत बाज़ार निकल गई, वहाँ पे जाके मैंने वो काम किया, बेचा। फिर उसके बाद एक स्कूल में मुझे 3 दिन के लिए स्टॉल लगाने की इजाज़त मिली, वहाँ पे मैंने काम किया। इस तरह करते 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 फिर मैंने ये जो है खोखे का काम मुस्तकिल शुरू कर दिया। उसके बाद जो है फिर अल्लाह ने किया कि मुझे बाइक मिल गई, क्योंकि मेरी बच्ची जब सुबह स्कूल जाती थी तो हसास हो रही थी कि कोई मामू के साथ जाता है, कोई अपने बाप के साथ जा रहा है, कोई अपने कज़न के साथ जा रहा है या कोई भाई के साथ जा रहा है। तो मुझसे कहती थी कि अम्मी मैं कब जाऊंगी बाइक पे और किसके साथ जाऊंगी। तो मैं उसे बहला देती थी कि इंशाल्लाह आप जाओगी, जब आपके बाबा आएंगे तो आप जाओगी। काफ़ी अरसे तक मैंने उसको इसी उसमें रखा था, लेकिन फिर करते करते जो है फिर बाइक मुझे मिल गई, मैंने बाइक ले ली और उसके बाद फिर मैं अपनी बच्ची को उस पर लाती भी रही, लेके भी जाती रही। बाज़ार में कहीं भी कहती थी कि किसी पार्क इधर उधर कहीं भी जाना होता था तो मैं इसको ले जाती थी। तो हमारे मोहल्ले वालों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे और फिर मेरे साथ फैमिलियों ने राब्ते किए कि भाई आप एक लेडीज़ हो और आपके ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है, तो आप हमारे बच्चों को अगर पिक एंड ड्रॉप का वो दे दें, सहूलत दे दें, इससे आपका गुज़र बसर भी अच्छा होगा और हमें भी हौसला और हिम्मत रहेगी कि हमारे पास जो है एक कन्वेंस ऐसी है जिसमें हमारे बच्चे सेफ़ हैं। अच्छा। तो फ़िलहाल तो मैं एक ही बच्चे को बाइक पे जो है पिक एंड ड्रॉप दे रही हूँ और अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप हमें मतलब मज़ीद आप कुछ करो, कि जैसे कोई रिक्शा हो, कोई गाड़ी हो, कोई सुजुकी हो, जिसमें आप हमारे बच्चों को लेके जाएं और लेके आएँ। तो लगे हुए हैं कोशिश में और बाइक चलाने की वजह बस यही थी कि अपनी बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी की कि अगर बाप नहीं है, भाई नहीं है और किसी अल्लाह के बाद किसी मर्द का सहारा नहीं है, ख्वाहिश थी और फिर ये रोज़गार का ज़रिया भी बन गया। लेकिन यकीनन आपने बाइक चलाना सीखी होगी, तो ये बाइक चलाना आपने कैसे सीखी थी? बाइक चलाना ऐसे सीखी कि ये सख्त सर्दियों की रात थी, जब रातों में मिला, यानी कि सर्दियों में मुझे मिली थी।
अब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। भाई को चलाना आती थी, वो नहीं चलाना सिखा रहे थे, शर्म आती थी उनको। तो फिर हमारे एक दुकानदार है मोहल्ले में, उनके साथ हमारा बचपन और बुढ़ापा साथ ही गुजर रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि उनका नाम अकील भाई है, मैंने कहा अकील भाई मुझसे ये नहीं चल रही, अब मैं इसको क्या करूँ, अब 2 या 3 दिन में स्कूल भी खुल जाएंगे, अब मैं इसको सीखूँगी चलाऊँगी तो पहुँचूँगी ना कहीं। तो उन्होंने कहा इतनी मुश्किल नहीं है, आप इस पे बैठें, आप इसको स्टार्ट करें, इस तरह करें, इस तरह। सिर्फ उन्होंने अपनी मुँह ज़ुबानी समझाया मुझे, और कुछ हिम्मत मुझ में पहले से ही थी। ठीक है, ये बहुत ही अनोखी कहानी है जहाँ पे अपनों ने मुंह मोड़ा, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी थे मुंह बोले भाई कि जिन्होंने आपको जो है ये जो है सिखाया। तो बहुत शुक्रिया आपका गुलाम ज़ारा, और अल्लाह करे कि आप इसी तरीके से जो है अपने लिए रोज़ रहें। हम क्या कर सकते हैं, हम ज़रूर ये कहानी जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है उन तक पहुँचाएँगे। बहुत से लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल भेजें, कम से कम एक सुजुकी कैरी डब्बा उसका इंतज़ाम तो हम लाजमी करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मानसून का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। पंजाब में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में जल थल एक हो चुका है। चोलिस्तान में खुश्क साली का खात्मा। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिंध में भी मानसून का सिस्टम दाखिल हो चुका है। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि पूरा मुल्क भीग चुका है, लेकिन कराची ज़रा मुख्तलिफ है। कब भीगेगा, बारिश कब होगी? गर्मी की सताए कराची वालों को बारिश याद आ रही है, बादल कब बरसेंगे, और ये तमाम तर जो मामला है ये जानने के लिए माहिर मौसमियत ओवैस हैदर साहब से हम बात करेंगे। जी ओवैस, बताइए कराची में कब होगी बारिश भाई? जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने जैसे कि बताया था अपनी गुज़िश्ता अपडेट्स में कि कराची में जो है जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है कुछ बारिश एक्सपेक्ट है, लेकिन बदकिस्मती से कराची वाले पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के वीडियोस देख के बड़े डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं कि कराची में क्यों बारिश नहीं हो रही। तो हम उनसे यही कहेंगे कि सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आज से 1 से 2 रोज़ तक कराची शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। टेम्परेचर जो है 37 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान तक रह सकते हैं। ह्यूमिडिटी फैक्टर बढ़ेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है हमें नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा फील होंगे। सही। तो ये जो सूरत हाल कराची की बन रही है, ये हम एंड में जाके बारिश एंजॉय करेंगे, जून के एंड में। बेहद शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब सरकार कहती है कि शहर में बरसात की आमद से पहले बरसाती नालों को साफ किया जा रहा है, मगर शहर में बहुत से नाले अब तक सरकार की नज़रों से ओझल नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नाला जौहर नाला है, जहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, कराची में 2 बड़े बरसाती नालों पर इस वक्त तामीराती काम जारी है, औरंगी नाला और गुजर नाला। औरंगी नाले की जो काम है वो NLC अंजाम दे रहा है, जबकि मैं जहाँ भी मौजूद हूँ ये है गुजर नाला। गुज़िश्ता साल यहाँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई और अब इनके दोनों जानिब तवील सड़क बनाई जाएगी। और सबसे अहम तरीन बात यह कि अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो गुजर नाला बह रहा है, अब इस नाले के पानी में कचरा नहीं है, किसी किस्म की वो सूरत हाल नहीं है कि हम कचरे पे पाँव रख कर एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाएं। गुज़िश्ता साल शुरू होने वाली इस कार्रवाई के बारे में हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस साल के आखिर तक गुजर नाला और औरंगी नाला मुकम्मल तौर पर साफ़ होकर पुश्ता बन जाएगा और हिफाजती दीवार बन जाएगी। लेकिन शहर के बेशतर बरसाती नाले ऐसे हैं जो कचरे से भरे हुए हैं। ऐसा एक नाले का अहवाल अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि बारिशों के बाद वहाँ सूरत हाल कितनी ख़राब होती है, जानते हैं वहीं चलकर, और वो है गुलिस्तान जौहर का बरसाती नाला। मैं इस वक्त हूँ गुलिस्तान जौहर के मशहूर जौहर नाले पर, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जिस तरह कराची में 41 बड़े नाले KMC की जिम्मेदारी है उनकी सफाई,
इसी तरह 500 से ज़्यादा बड़े नाले ऐसे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी मुतल्लिका DMCs की या कैंटोनमेंट बोर्ड्स की है, यानी ये वो नाले हैं कि जो DMCs की हदूद में गुजरते हैं या फिर जो कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड है उनकी हदूद से। लेकिन देखा यह गया है कि गुलिस्तान जौहर का ये नाला उन बदकिस्मत नालों में से एक है जिसकी सफाई अब तक नहीं की जा सकी, और अगर कहीं कहीं इससे कचरा निकालने की कोशिश की भी गई है तो उसे नालों के किनारे ही पर डाल दिया गया है। इस इलाके में मुख्तलिफ आबादियाँ हैं जो हर साल बारिशों में बुरी तरह मुतासिर होती हैं, उनका मालो असबाब ख़राब होता है, नुकसान होता है और उनका कोई इजाला भी नहीं किया जाता। इन आबादियों में चिश्ती नगर है, कलंदराबाद है, शहीद कोटा है, भिटाइयाबाद, पहलवान गोट से होता हुआ ये वो गुलिस्तान जौहर का नाला आगे जाकर COD के करीब बड़े नाले में शामिल होता है, फिर वो जाकर शाह फैसल कॉलोनी से गुजरता हुआ ये तवील सफ़र तय करके फिर ये मलीर नदी में जाकर गिरता है। इस पूरे इलाके में हर साल जो बारिशें हैं वो मालूम मवेशी उनको बहा कर ले जाती हैं, इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान होता है। जौहर नाले के बारे में ये बात ज़रूर कही जा सकती कि यहाँ पर भी हुदूद का कुछ ना कुछ तनाज़ा रहता है कि कहीं पर फैसल कैंटोनमेंट की हुदूद आती हैं तो कहीं पर ये DMC ईस्ट की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहरहाल जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उनकी जिम्मेदारी ये है कि नालों को बरवक्त साफ़ रखा जाए। और साथ साथ इस इलाके के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस बार भी जो बारिशें होंगी उससे वो खौफजदा हैं, क्योंकि नाला साफ़ नहीं हुआ। जब बारिशें होती हैं यही पानी उबलता है, उनकी गलियों और घरों में दाखिल होता है और बहुत सामान का नुकसान करता है। जी। और इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 211 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहा है। दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कीमत में आज 1 रुपया 4 पैसा इजाफा हुआ है और डॉलर उड़ता जा रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है। 211 रुपए की रिकॉर्ड सतह पे आ चुका है और ट्रेडिंग के दौरान कीमत में आज इजाफा हुआ है 1 रुपये 4 पैसे का। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।